नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी के लिए फुल टेस्ट नंबर 1 आज दोबारा से आयोजित किया गया था और पीआरटी टेस्ट नंबर 1 का आज हम सोल्यूशन आप सभी को यहां पर कराएंगे और सभी आंसर्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। किन्हीं भी प्रश्न में आपको अगर डाउट हो तो आप यहां से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये जो टेस्ट 1 है आज दोबारा से 16 फरवरी को दोबारा से आयोजित किया गया था। इससे पहले यह जो टेस्ट नंबर 1 था हमने 8 दिसंबर 2024 को आयोजित किया था और अभी तक अगर हम बात करें तो टोटल 3 टेस्ट हो चुके हैं। पहला टेस्ट दोबारा से कराया गया है। चौथा टेस्ट आपका जो पीआरटी के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, चौथा टेस्ट जो होगा इस कड़ी में जिसमें हम लैंग्वेज प्लस जीएस भी कराएंगे, ये आपका 2 मार्च 2025 को होगा, संडे के दिन। तो 2 मार्च 2025 के लिए आप सभी अभ्यर्थी रेडी रहिएगा। सिलेबस हम एक बार आपसे फिर से डिस्कस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं और साथ में आप प्रश्न के जो उत्तर हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर पहला जो प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है और अगर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1936 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अप्रैल 1936 में। और 11 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी और स्थान था लखनऊ। और अखिल भारतीय किसान सभा की अगर हम बात करते हैं तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और साथ में अगर हम सचिव की बात करें तो सचिव कौन थे, तो ये थे एन जी रंगा। याद रखिएगा इतने फैक्ट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी। विकल्प आपके सामने हैं, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने इस बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण। तो बकास्त आंदोलन की अगर हम बात करें तो जमींदारों ने किसानों से उनकी ज़मीन ले रखी थी और किसानों की जो ज़मीन हड़प रखी थी उसी के खिलाफ में, उसी के विरोध में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1937-38 में बिहार में बकास्त आंदोलन आयोजित किया गया था। तो बकास्त आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है जिससे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। और इस प्रश्न का अगर हम बात करें तो चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 29 अगस्त 1947 और इसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में जो आया था वो था अनुच्छेद 21A के माध्यम से। और संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर ले तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 का, जिसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। तो आंसर यहाँ पर इस प्रश्न का अनुच्छेद 21A है। अगला प्रश्न है अमरबेल पादप कसकट प्लांट के बारे में कौन से कथन सही है। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का उपयोग करते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये परजीवी हैं। तो अमरबेल पादप की अगर हम बात करें तो ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषमपोषी प्रणाली का मतलब जब जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये हरे होते हैं, देखने में तो हरे रंग के होते हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये इनकी विशेषता होती है। इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते तो ये परजीवी भी होते हैं। तो तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही है, ABC तीनों ही सही है। और अमरबेल पादप परजीवी के रूप में होस्ट जो वृक्ष होता है उसके ऊपर निर्भर रहता है और उन्हीं से अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण है? तो सहजीवी संबंध हमने आपसे डिस्कस किया है, तो यहाँ पर आप जो है आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अमरबेल और परपोषी पादप की अगर बात करें तो यहाँ पर परपोषी रिलेशनशिप है, जिसको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। राइजोबियम जीवाणु और फलीदार पादप के बीच में अगर हम बात करें तो सहजीवी संबंध का यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण होता है। डिस्कस भी किया हमने अपनी क्लासेस में इसको। कीटभक्षी पादप का आप न्यूट्रिशन जानते हैं, और इनका भी जो है सहजीवी संबंध का यहाँ पर उदाहरण नहीं है, तो सहजीवी संबंध का एक ही उदाहरण है, आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पादप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के उदाहरण है? और यहाँ पर घटपर्णी, जिसको पिचर प्लांट बोलते हैं, जो कि मेघालय में पाया जाता है, बीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। तो यहाँ पर आपके सामने उदाहरण है, कौन से यहाँ पर बात बताना है आपको कि कीटभक्षी पादप के उदाहरण है। तो दिए गए विकल्पों में तीनों ही जो यहाँ पर प्लांट्स हैं, पौधे हैं, तीनों ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कीटभक्षी पौधों के उदाहरण है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वो होता है खाद्यधानी में, जिनको हम फूड वेहिकल्स बोलते हैं। और साथ में अमीबा कैसे मूवमेंट करता है, तो खाना पकड़ने के लिए कैसे मूवमेंट करता है, तो पादाप सीडोपोडिया के माध्यम से करता है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान चंपारण नील किसानों का मुद्दा गांधी जी के संज्ञान में आया था? तो चंपारण नील किसानों को जो मुद्दा था वो लेकर आए थे राजकुमार शुक्ला जी, और आप सभी को पता है कि राजकुमार शुक्ला कांग्रेस के किस अधिवेशन में आए थे? तो लखनऊ के 1916। अगला प्रश्न है, बिहार में होने वाले प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जिसको हम बांकीपुर अधिवेशन 1912 के नाम से जानते हैं? तो बांकीपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे आर.एन. मुधोलकर, रघुनाथ राव मुधोलकर थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया होगा। चितरंजन दास की बात करें तो 1922 अधिवेशन के थे। बिशन नारायण धर की बात करें तो ये 1911 अधिवेशन के थे, जब पहली बार जनगण मन गाया गया था। अंबिका चरण मजूमदार की बात करें तो ये 1916 अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो बात करें यहाँ पर तो 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, इसको अंजाम दिया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसको अंजाम दिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रास बिहारी घोष कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार बनी थी? तो इसको हमने आपसे डिस्कस भी किया है, आंसर है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 को जो है इनके ही नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की अगर हम बात करें तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया था। साथ में 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो राज्य था या बिहार प्रांत था वो अस्तित्व में आया था। तो बिहार प्रांत कब अस्तित्व में आया था, जब आपसे ये पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912। और बिहार को कब अलग किया गया था प्रांत जो है बंगाल प्रांत से, तब आंसर आपका 22 मार्च 1912 हो जाएगा। ओवरऑल 1912 आंसर है यहाँ पर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया था? तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए से, अमेरिका से मौलिक अधिकारों के विचार को लिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 आंसर होना था, तो यहाँ पर दिया नहीं गया, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो है किसने कहा है?
संविधान की आत्मा, हृदय की बात नहीं होगी यहाँ पर। हृदय और आत्मा किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को? ये कहा है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में भौगोलिक सीमा बनाती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा के अलावा आपको ध्यान रखना है गंडक और घाघरा, 3 नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती हैं। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। यहाँ पे विकल्प में कर्मनाशा दिया तो आंसर आपका कर्मनाशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसमें नो डाउट सोमेश्वर चोटी है। 875 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है और ये बिहार की सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी चंपारण में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला गेहूं और धान के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गेहूं और धान दोनों की जब बात आती है तो आंसर आपका हो जाता है रोहतास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक या स्थलीय ग्रह की श्रेणी में नहीं आता? तो पृथ्वी आंतरिक ग्रह है या स्थलीय ग्रह है? शुक्र भी है। मंगल तक आंतरिक और स्थलीय ग्रह आते हैं। मंगल के बाद बृहस्पति से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह या फिर जायंट प्लैनेट्स बोलते हैं, जायंट ग्रह भी बोलते हैं, गैसीय ग्रह भी इनको बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। शुरू के 4 ध्यान रखिएगा, शुरू के जो 4 हैं, स्टार्टिंग के जो 4 है वो आंतरिक हैं, बाद के जो 4 हैं बृहस्पति से स्टार्ट होते हुए वो बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि यहाँ पूछा गया आंतरिक स्थलीय ग्रह की श्रेणी में नहीं है तो आपसे बाह्य पूछा जा रहा है, तो आंसर यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा आती है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यहाँ पर। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड आपको हाइड्रोजन बॉम्ब याद रखना, उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन बॉम्ब याद रखना। हाइड्रोजन बॉम्ब का जो प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन पर काम करता है। तो जितने भी तारे होते हैं, तारे और इंक्लूडिंग सूर्य, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य पीला तारा है, पीले कलर का, ये भी पूछा गया आपसे। तो जितने भी तारे होते हैं इंक्लूडिंग सूर्य, ये नाभिकीय संलयन से इनको ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे भोर एवं सांझ का तारा कहते हैं? तो जो सबसे चमकदार तारा है, जो सबसे गर्म प्लेनेट है, उसी को हम बोलते हैं भोर एवं सांझ का तारा। तो भोर एवं सांझ का तारा हम बोलते हैं शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर सबसे कम है? तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो सूर्य, इसका ट्रिक यही है कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक है उसी ग्रह का जो परिभ्रमण काल है सूर्य के चारों तरफ वो सबसे कम है, 88 दिन का। आंसर है बुध या मरकरी। सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि जो सबसे दूर होगा उसी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से अक्षांश रेखाओं लेटीट्यूड्स की संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो है 179। तो ध्यान रखिएगा अक्षांश रेखाओं की या लेटीट्यूड्स की जो संख्या है, एक इक्वेटर हो गया पूरा 0 डिग्री, और ऊपर अगर हम बात करें तो 89 डिग्री तक, 1 से लेकर 89 तक, 1 से लेकर 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और दक्षिण में जब आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें 89 ये मिल जाएंगे, 89 ये मिल जाएंगे, साथ में 0 डिग्री मिल जाएगा, 89 178 और 0 डिग्री मिलाकर 179। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम पॉइंट मानते हैं, बिंदु मानते हैं, इसको हम अक्षांश रेखा नहीं मानते हैं। तो याद रखिएगा ये अक्षांश रेखाएं नहीं मानी जाती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 179। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी को पश्चिमी एवं पूर्वी गोलार्ध में बराबर बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी, तो सबसे पहला बात है कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन बांटता है? पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन बांटता है? तब आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। तो जो विषुवत रेखा होता है, अक्षांशीय रेखा होती है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। जब आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन बांटता, तब आपका आंसर विषुवत रेखा हो जाता। यहाँ आपसे पूछा गया कि पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध और यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध, तो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में कौन बांटता? तो यहाँ पर होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम प्रधान याममित्र बोलते हैं, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका प्रधान याममित्र हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न में, और पश्चिम बंगाल के लिए आपको ध्यान रखना, न्योरा वैली या न्योरा घाटी, तो न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, जल में नाइट्रेट प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आंसर है ब्लू बेबी सिंड्रोम, और इसको हम मेथेमोग्लोबिनेमिया के नाम से भी जानते हैं, ग्लोबिनेमिया के नाम से भी जानते हैं। तो मेथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं कई बार, और जब ब्लड के रेस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो मेथेमोग्लोबिनिया बोलते हैं, और वैसे हम जल में जब हम बात करते हैं तो हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है मेथेमोग्लोबिनेमिया। तो दोनों आपको विकल्प में दिए जा सकते हैं, तो दोनों आपको याद रखना है। तो नाइट्रेट प्रदूषण से ये बीमारी होती है बच्चों में। फिर यहाँ पर मिनीमाटा की बात कर दें तो ये मरकरी के या पारे के प्रदूषण से होती है। मरकरी या पारा के जल में प्रदूषण से मिनीमाटा रोग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह पारितंत्र में आप कैसा होता है? एक दिशिक यूनिडायरेक्शनल होता है। और ये किधर से किधर की तरफ होता है? तो उत्पादक से लेकर उपभोक्ता की तरफ होता है। उत्पादक से लेकर शीर्ष उपभोक्ता तक की तरफ होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? तो ऊर्जा का पिरामिड एक दिशिक होता है, और ये हमेशा क्या होता है? उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की तरफ जाएगा, और ये हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा, हमेशा सीधा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर अवसादी चक्र पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसीय चक्र के उदाहरण हैं। सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये अवसादी चक्र के उदाहरण है। आंसर आपका सल्फर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं? राइजोबियम की बात करें तो ये तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सीडोमोनास की भी बात करें तो ये जो है डीनाइट्रिफिकेशन करता है, डीनाइट्रीकरण करता है। नीलहरित शैवाल यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में सक्षम होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलहरित शैवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धान के खेतों में उत्सर्जित होती है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान देती है? तो धान के खेतों में याद कर लीजिएगा कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस की अगर हम बात करें, मीथेन गैस की बात करें तो ये ग्लोबल वार्मिंग, ऊष्मीय तापन में भी, भूमंडलीय तापन में भी योगदान देती है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई किससे जुड़ी हुई थी? तो अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से जुड़ी हुई थी। राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन के जिम्मेदार विषाक्त पदार्थ हैं? तो बायोमैग्निफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि डीडीटी जो है किसका उदाहरण है? तो डीडीटी उदाहरण है जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का। और बायोमैग्निफिकेशन का डीडीटी के अलावा और क्या उदाहरण आपने पढ़ा है? आप कमेंट करके बताइए। टीएनटी की अगर हम बात करें तो टीएनटी क्या है? ये एक्सप्लोसिव है। टीएनटी क्या है? ये एक्सप्लोसिव है। और मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में आप जानते हैं कि इसके वजह से जो है, इसके रिसाव के वजह से क्या हुआ था? तो भोपाल गैस ट्रेजिडी। भोपाल गैस ट्रेजिडी किसके रिसाव की वजह से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से 1984 में। और टीएनटी यहाँ पर एक्सप्लोसिव है, तो यहाँ पे एकमात्र आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डीडीटी हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर आप क्लिक बताइएगा कि जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का दूसरा उदाहरण कौन सा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मानव में त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है? तो मानव में त्वचा कैंसर का कारण अगर हम बात करें तो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं ये त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं। हालांकि इनको कौन फिल्टर करता है? तो इनको फिल्टर करता है ओजोन परत या ओजोन लेयर। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई हमें नापने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हम यहाँ पर जब देखते हैं तो इक्वेटर पे देखते हैं तो इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक, और पोल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 8 किलोमीटर तक। तो हम ओवरऑल पूरे पृथ्वी का निकालना है तो यहाँ 8 किलोमीटर है। तो उस हिसाब से आप जो है ये दोनों पोल हैं, एक पोल आपको लेना है, एक इक्वेटर लेना है। तो 8 और 18 औसत निकालने के लिए आप क्या करते हैं? 8 + 18 कर दीजिए और नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 8 + 18 26 हो जाएगा, 26/2 13 किलोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आंसर आपका है समताप मंडल। अगला प्रश्न है, मौसमी घटनाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन है? तो मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती है? बादल निर्माण कहाँ होता है? तो ये सब होता है क्षोभ मंडल में। और साथ में प्रदूषण कहाँ पर होता है? जिस प्रदूषण से हम प्रभावित होते हैं वो प्रदूषण कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। बुरी ओजोन कहाँ पर बनती है? बुरी ओजोन जो प्रदूषण करती है वो भी यहीं पर बनती है। समताप मंडल में कौन सी होती है? अच्छी ओजोन होती है, गुड ओजोन होती है। अच्छी ओजोन होती है, गुड ओजोन होती है, जो पृथ्वी के अल्ट्रावायलेट, जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हुए उल्कापिंड किस मंडल में जल जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है मध्य मंडल। सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है, और इसका जो टेम्परेचर है ये -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो 1869 में बनी थी स्वेज नहर, और 1869 में बनकर तैयार हो गई थी, ओपन हो गई थी स्वेज नहर, और ये एक तरफ से भूमध्य सागर और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो लाल सागर को जोड़ती है। आंसर यहाँ पर स्वेज नहर हो जाएगा। पनामा नहर की बात कर ले तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पाक जल संधि आप कमेंट करके बताइए कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंधु नदी की बात करें तो ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, सेंचुरी की बात करें तो ये गोवा में स्थित है। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और साथ में मोलन नेशनल पार्क, मोलन नेशनल पार्क एक साथ में नाम है, और ये दोनों कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है। बिहार में ध्यान रखिएगा ये नहीं है बिहार में। बिहार में आपको मालूम है कि हम मुख्यतः किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में अध्ययन करते हैं। बाकी हमने आपको कराया है एनसीईआरटी एससीईआरटी की क्लास में, एससीईआरटी की क्लास में हमने आपको भूगोल में कराया है कि जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए हैं वो हमने कराए हैं। जितने भी वन्यजीव अभयारण्य बिहार के हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण वो हमने कराए हैं, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है? यानी कि सौर विकिरण को तो आने देगी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी, यानी पार्थिव विकिरण जब वापस से पृथ्वी से जो निकलती है पृथ्वी अवशोषित करेगी शॉर्ट वेव रेडिएशंस को, शॉर्ट वेव रेडिएशंस को अवशोषित करेंगी, कुछ उनमें से फिर विकिरण ऊपर की तरफ जाएगा और वायुमंडल में जब जाएगा तो ये पार्थिव विकिरण इनको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। और इंफ्रारेड विकिरण को या पार्थिव विकिरण को के लिए अपारदर्शी होती हैं या उनको रोकने का जो काम करती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो जलवाष्प होता है वो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी नहीं होता है, सौर विकिरण को भी ये काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, और साथ में जलवाष्प जो है ये भी क्या करता है, ये भी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है, लेकिन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी नहीं होता, यानी सौर विकिरण को भी कुछ हद तक एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए आंसर यहाँ पे आपका जलवाष्प नहीं होगा। क्या आंसर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानसूनी वन कहा जाता है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को हम मानसूनी वन कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं। और ये जो वन होते हैं मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। भारत में अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और साथ में कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र ले लीजिए, और ऊपर नीचे अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र, और यहाँ पर मुख्य रूप से ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। बिहार का भी कुछ क्षेत्र आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 30 सितंबर 1932 को बना था। किसने बनाया था, किसने स्थापित किया था? तो संस्थापक थे महात्मा गांधी जी, और प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिरला। अमृतलाल ठक्कर को सचिव बनाया गया था, अमृतलाल ठक्कर को सचिव बनाया गया था। तो आंसर आपका घनश्याम दास बिरला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स 1894 अखबार के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो महेश नारायण थे ये बिहार टाइम्स के पहले संपादक थे, पहले संपादक थे। 1894 से 1907 तक ये संपादक थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा महेश नारायण। और अगर महेश नारायण आपका विकल्प नहीं देता तब आप सच्चिदानंद सिन्हा मान सकते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो ये संस्थापक थे, सच्चिदानंद सिन्हा संस्थापक थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी का आना जाना लगा रहता था, तो इस वजह से एडिटर का जो काम करते थे वो मुख्य रूप से महेश नारायण जी करते थे। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? बिहार टाइम्स के संस्थापक। और बिहार टाइम्स या जो आगे चलकर बिहारी नाम से जाना जाने लगा, इसका जो मुख्य काम था वो बिहार मूवमेंट चला रहे थे, बिहार को स्वतंत्र कराने के लिए एक आंदोलन कर रहे थे कि बंगाल प्रांत से अलग कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन जिसका केंद्र पटना था का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में केंद्र पटना था वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन ओवरऑल 1820 में स्टार्ट हुआ था। 1820 में जब ये स्टार्ट हुआ था वहाबी आंदोलन, तो सैयद अहमद बरेलवी इसके नेतृत्व करता थे 1820 में।
लेकिन जब आपसे बिहार की बात पूछेगा, बिहार की जब आपसे बात पूछेगा तब आंसर आपका हो जाएगा विलायत अली। बिहार में किसने वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आंसर है विलायत अली। पीर अली की बात करें तो इन्होंने 1857 का जो विद्रोह का आगाज किया था पटना से, और पटना में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो कुंवर सिंह की बात करें तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे पुराना कॉलेज पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर है 1863। गुलामगिरी 1873 की पुस्तक है। गुलामगिरी की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फूले इसके लेखक थे। 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था, तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था ईवी रामास्वामी नायकार, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, तो सही जवाब है 1924। इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसका कांग्रेस से पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन से निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं थे, तो बात करें यहाँ पर तो सुखदेव यहाँ पर जुड़े नहीं थे। राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खान ने पार्टिसिपेट किया था काकोरी ट्रेन एक्शन में। 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। पहले इसको काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जाना जाता था, अभी इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन नाम इसका कर दिया। राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खान ने इसमें भाग लिया था, सुखदेव ने इसमें भाग नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंगाल विभाजन लागू होने पर 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रवादियों द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों ने शोक दिवस मनाया था। स्वदेशी दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन इसी दिन स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो यूरिया की अगर हम बात करें तो मानव और स्थलीय जीव जंतु जो होते हैं वो यूरिया के रूप में, और मानव भी साथ में यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं अपशिष्ट पदार्थों को, उत्पादों को कोशिका के। यूरिक अम्ल की अगर हम बात कर लें तो यूरिक अम्ल कौन सिक्रीट करते हैं, तो ये पक्षी करते हैं। तो पक्षी का जब आपसे पूछेगा अपशिष्ट उत्पाद तो यूरिक अम्ल हो जाएगा। और अमोनिया की अगर हम बात करें तो ये मछली जैसे जलीय जीव जंतुओं में अमोनिया निकलता है। तो मछली जैसे जलीय जंतु में कोशिका के अपशिष्ट उत्पाद जो है अमोनिया के रूप में उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल से आप लोग ट्रिक भी याद कर रखे होंगे कि जल से क्या होता है, जाइलम होता है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम फूड से याद रख लीजिए, एफ से फ्लोएम होता है, एफ से फूड होता है। तो खाद्य पदार्थों का जो संवहन करते हैं वो करते हैं फ्लोएम, और जल का परिवहन कौन करता है पादपों में, तो जाइलम। तो आंसर यहाँ पर ए जाइलम है। अगला प्रश्न है परिपक्व होने पर अंडाशय किसके रूप में विकसित होता है, तो मैच्योर होकर जो ओवरी होता है अंडाशय होता है वो फल के रूप में विकसित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है, तो विद्युत फ्यूज की बात करें तो ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण है। इस बार आपसे पूछा गया था, जब आपसे चुंबकीय प्रभाव पूछा जाएगा तो आपका आंसर विद्युत घंटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बेल हो जाएगा। एमसीबी की बात करें तो विद्युत फ्यूज की जगह पे अब इनको हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं विद्युत फ्यूज के मुकाबले। अगले प्रश्न पर आते हैं। दंत विशेषज्ञ द्वारा डेंटिस्ट द्वारा किस दर्पण का किस मिरर का प्रयोग करते हैं दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो कभी भी बड़ा चीज़ देखना होगा छोटी चीज़ का तब हम अवतल दर्पण, कभी भी छोटी चीज़ को हम बड़े चीज़ में देखना है तो हमें अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, और कभी भी बड़े चीज़ को छोटे में देखना हो तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंसर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यकृत लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस जिसको हम बाइल जूस कहते हैं पित्ताशय में संग्रहित होता है, गैल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है। जो बाइल जूस होता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो सिरका, फिर दूसरा विकल्प है आपके सामने लैक्टिक अम्ल दही, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं होगा,
तो कौन, यानी कि आपके यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। फार्मिक अम्ल की अगर हम बात कर लें तो सिरके में क्या पाया जाता है, तो सिरकों में आपको पता है कि यहाँ पर एथेनोइक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और साथ में लैक्टिक अम्ल की बात करें तो जो लैक्टिक अम्ल होता है वो लैक्टिक एसिड जो है ये अगर हम बात करें तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल सिरका नहीं सही है, क्योंकि फार्मिक अम्ल जो पाया जाता है वो चींटी की डंक में पाया जाता है, नीटल के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल में जो है दही में, और स्कॉर्बिक अम्ल आंवला में, जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, तो ये दोनों सही है, तो ये आपका गलत है, ये जो है युग्म सही नहीं है। 67 में ए आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चूने के पानी का दूधिया हो जाना किस गैस का मानक परीक्षण है, तो ये हमने आपको बताया है, कराया भी है, एनसीईआरटी में भी डिस्कस कराया है। एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला हम करा रहे हैं आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, उसमें भी हमने कराया है। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथ में जो भी नए अभ्यर्थी हैं, चैनल से हमने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप उन्हें जरूर कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी कभी डाउट हो, आप किसी भी यूट्यूब में हमारे किसी भी वीडियो में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल क्षार सूचक कौन है? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है? तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात उल्लिखित है? तो स्वतंत्रता की अगर हम बात कर लें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर उल्लिखित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। 3 प्रकार के जो है न्याय की बात होती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात होती है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बाकी एक बार प्रस्तावना देख लीजिएगा डिटेल में, अगर आपको इस प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन हो। संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय, जस्टिस की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात संविधान के प्रस्तावना में कही गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? तो 14 सितंबर, जिस हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 किससे संबंधित थी? पता है आपको, पंचायती राज से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आपको मालूम है कि कौन थे? 11 दिसंबर को कौन बने थे 1946 को? तो राजेंद्र प्रसाद जी, और राजेंद्र प्रसाद विकल्प में नहीं है, तो आंसर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? तो ये आपको अब याद हो गया होगा, इतनी बार हमने आपसे पूछ लिया है। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो पहले नागरिक अंतरिक्ष में जाने वाले पर्यटक कौन है? तो गोपीचंद ठोटाकुरा। अगस्त के करंट अफेयर्स हमने आज यहाँ पर आपसे पूछे हैं। टेस्ट 1 आपका दिसंबर में आयोजित किया गया था, दिसंबर के लिए हमने टेस्ट 1 में आपसे हमने अगस्त के करंट अफेयर्स पूछे थे। तो अगस्त के आपके महत्वपूर्ण, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 78 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। तो ग्रीष्म अयनांत, समर सोलिस्टिस की घटना उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को होती है? तो ये होती है 21 जून को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो करंट अफेयर्स के प्रश्न कंटिन्यू होते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन बीच में ऊपर नीचे हो गया तो हमने उसको एडजस्ट किया था। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और बांग्लादेश का हालात आपको मालूम है, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना के किस पायलट को चुना गया है? तो याद रखिएगा, एक्सियम 4 मिशन के तहत, एक्सियम 4 मिशन के तहत ISS पर जाने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए भारतीय वायुसेना के शुभांशु शुक्ला जी को चुना गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया गया? तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस वर्ष। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों ही किया गया है, तो दोनों आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और साथ में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दोनों आपको याद रखना है 2025 के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2024 में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में। अगले प्रश्न पर आते हैं,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 2023 का बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। 2024 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भारत का स्थान 159 पर है, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया जी हैं। अगला प्रश्न है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था राजगीर नालंदा में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार स्पेशल से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, देश के पहले कौशल विकास केंद्र स्किल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का, यहाँ पर स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले कौशल भारत केंद्र का संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो ये किया गया था 2024 के जवाब से पूछेगा अजरबैजान बाकू में, अजरबैजान बाकू में। और 2025 का अगर हम बात करेंगे तो 2025 में ब्राज़ील हो जाएगा, COP 30 हो जाएगा उस समय। तो याद रखिएगा दोनों ही। COP 24 पूछा गया है 2029 के लिए, तो आंसर आपका अजरबैजान है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर खोला है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो खोला है वो अबू धाबी UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खोला है। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। और पूरे विदेश में अगर बात करें तो सबसे पहला जो विदेश का या समुद्र पारीय ओवरसीज खोला गया है वो मॉरिशस में खोला गया है। तो इस प्रश्न का आंसर मॉरिशस हो जाएगा। अब आते हैं आपका यहाँ से रीजनिंग और रीजनिंग के साथ में और मैथ के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो रीजनिंग के 15-16 प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुँच हो सके और साथ में हमारे चैनल को आपकी तरफ से एक सहयोग हो सके। साथ में आप हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको हम आगे आपको हम टेस्ट सीरीज़ ग्रुप में दे देंगे। तो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन करके जितने भी नोट्स हैं आप TRE 4 के लिए वो एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हमने चैनल पे आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट करा रखी है, जिसको आप करके परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है SFHJ LNP, और इसी सीक्वेंस में आपको अगला बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो है SUW की बात करें तो 19, 21, 23 होता है। बाकी आप इनकी नंबरिंग कर लीजिएगा, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो होगा वो होगा 19, 21, 23। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुक्रम WTQN-H-E में लुप्त अक्षर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो W का जो होता है वो होता है 23, T का 20 होता है, Q का 17 होता है, 3 घटाते जाइए, N का 14 होता है। तो 14 में 3 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। और 11 किसका होता है? तो 11 होता है K का। तो 11 होता है K का। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, और 11 में से 3 घटाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएगा 5 आएगा, 5 हो जाएगा E का। तो हम आपको करना क्या था, सभी में 3 घटाते जाइए, 3 कम करते जाइए, आपको अगला मिल जाएगा। N में से 3 घटाएंगे तो आपको K मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 92 का वो K हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि 600 लोगों पर किए गए सर्वेक्षण में 180 कार से जाते हैं, 120 दोपहिया से जाते हैं, 180 20 प्लस 300 हो गए, और 340 दोनों से जाते हैं। तो तीनों को जोड़ दीजिए और 600 में से माइनस कर दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने लोग ना तो कार से जाते ना ही दोपहिया से जाते हैं। तो कितने लोग ना तो कार से ना तो दोपहिया से जाते हैं, तो 600 में से माइनस कर दीजिए 180 प्लस 120 प्लस 40। तो ये हो जाएंगे 600 में से 340 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 260। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 94 है, तार्किक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। और यहाँ पे आपको एक हिसाब से फूड चेन के बारे में पूछा गया था। तो फूड चेन में सबसे पहले घास आता है। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? गरुड़। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका राइट आंसर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वृत्त की जो फार्मूला होता है वृत्त का, सर्किल का, πr² होता है। और यहाँ पर जो त्रिज्या बढ़ाई गई है r बढ़ाया गया है, और यहाँ पर बोला गया है कि 20% बढ़ा दी जाती। चूँकि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के फार्मूले में अगर हम बात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल πr² होता है, जिसमें त्रिज्या r से डिनोट की जाती है। जब त्रिज्या 20% बढ़ाई गई है और क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार आता है, r × r आता है, इसका मतलब 2 बार आपको 20% बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 बार 20% बढ़ेगा, 2 बार 20% बढ़ेगा। तो आपको जो है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर 100 में
2 बार 20-20% लगा दीजिए, इससे भी आपको पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 120, फिर 120 पे 20% लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 24। तो 120 और 24 144, तो 100 से 144 पहुँचे हैं, इसका मतलब 44% आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है x + y + xy/100। तो x कितना है 20%, y कितना 20%, यानी 20-20% बड़ा है और 20 × 20/100। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 20 40 और 2 दूनी 4, 44% आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो 2 बार बढ़ोतरी होगी, तो 2 बार बढ़ोतरी होकर यहाँ पर आंसर आपका 44% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह विषम कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है? पीला, लाल, हरा, नील, इंडिगो। तो नील इंडिगो की बात करें तो ये प्राइमरी कलर्स में नहीं आता है, इसी वजह से आपका आंसर यहाँ पर डी है। प्राथमिक कलर जिनको हम बोलते हैं उसमें इंडिगो नहीं आता है। यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? 17 मार्च को आपका सोमवार है और 12 जुलाई तक जो दिन गिनेंगे तो आप 117 दिन आते हैं। जितने भी दिन हो उनको 7 से विभाजित कर दीजिए। कितना देख लीजिए रिमाइंडर आ रहा है, तो भागफल कितना, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है? तो शेषफल आएगा आपका 5 आ गया। इसका मतलब है कि सोमवार था 17 मार्च को सोमवार था, तो सोमवार में आप क्या कर दीजिए, 12 जुलाई के लिए 5 दिन जोड़ दीजिए। तो सोमवार में 5 दिन जोड़िएगा तो आपका शनिवार आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, शनिवार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 98 नंबर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उड़ीसा विषम को पहचानना है। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की बात करें तो ये भारत के द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में स्थित है, लक्षद्वीप भी द्वीप समूह के रूप में स्थित है। उड़ीसा क्या है? तो उड़ीसा जो है तटीय प्रदेश है, और तो तटीय में देखेंगे तो तीनों ही बराबर है, लेकिन विषम किस रूप में है? तो विषम यहाँ पर बात कर ले तो लक्षद्वीप और अंडमान जो है क्या है, ये द्वीप समूह है और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो द्वीप समूह या केंद्र शासित प्रदेश के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर लें तो ये उड़ीसा से अलग है, तो उड़ीसा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम और सेब के मूल्य का अनुपात 3:2 है। 3:2 है और एक आम का और एक सेब का जो मूल्य है 100 रुपये है। तो आम का मूल्य यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर x मान लीजिए, 3x और 2x, और ये कितना दिया गया है एक आम और एक सेब का? तो 100 रुपीज़ दिया गया है। तो 3x + 2x = 5x हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। x का मान आप यहाँ पे 100/5 कर लेंगे, 100 में 5 से विभाजित कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 20 हो जाएगा। x का मान 20 आ गया, इसका मतलब है 3x का मान कितना आ जाएगा? तो 3x का मान हो जाएगा 60 और 2x का मान कितना आ जाएगा? तो 20 दूनी 40। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3:2 यानी कि 60 और 40। तो 60, एक आम का मूल्य कितना है? 60 रुपये हो जाएगा। एक सेब का कितना मूल्य हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। 5, 2 और 1 रुपये के सिक्के हैं, 2, 3, 4 अनुपात में हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। तो 10, 6, 4 के अनुपात में है। और ये टोटल कितने हैं आपके पास मूल्य जो सिक्कों का? तो 2000 है। तो 10, 6, 16, 4, 20, तो 20 बराबर कितना है? 2000 है। यहाँ से आपका एक यूनिट का मान निकाल लेना है। तो 20 बराबर 2000 है, 20 बराबर 2000 है, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बात करें तो 100 रुपीज़ आ जाएगा। तो 100 हो जाएगा यहाँ पर, एक हिसाब से एक यूनिट का मान 100 हो जाएगा। और 100 जब आ गया यहाँ पर तो आपको संख्या निकालनी है, 2, 3, 4 के अनुपात में थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 200 हो जाएंगे, 200 सिक्के हो जाएंगे यहाँ पर 5 रुपये के। फिर यहाँ पर बात करें 100 से मल्टीप्लाई करना तो 300 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करना 400 हो जाएगा। तो ये सिक्कों की संख्या है। 200 सिक्के हो जाएंगे 5 रुपये के, 300 सिक्के हो जाएंगे 2 रुपये के, और 1 रुपये के हो जाएंगे 400 सिक्के। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप सॉल्व भी कर सकते हैं तो आपको आंसर 2000 रुपये मिल जाएंगे। तो 200 सिक्के हो गए 5 रुपये के, 300 सिक्के हो गए 2 रुपये के, तो यहाँ पे आपका आंसर 300 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है। खरीदती का मतलब है सीपी निकालना हमें, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी निकालने के लिए हमें क्या करना है? 2 नींबू कितने रुपए में खरीद रही है? 1 रुपये में। तो 1 नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 रुपये। और 1/2 को हम क्या लिखते हैं? तो ये लिखते हैं 0.5 रुपीज़। तो ये हो जाएगा आपका, तो 1 नींबू की जो कीमत है वो आधे रुपये हो जाएगी। तो सीपी हमारे पास कितना हो गया है? 0.5।
इसी हिसाब से हम एसपी निकाल लेंगे। तो एसपी के लिए क्या है यहाँ पर 3 रुपये में 5 नींबू, तो 5 नींबू बराबर 3 रुपये हैं। एक नींबू की कीमत यहाँ पे आप निकाल लीजिए एसपी के लिए बेचने के दर से। तो एक नींबू का हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 0.6। सॉल्व कर लीजिएगा 3 से 5 को, तो 0.6। एसपी आ गया 0.6, सीपी है 0.5। अब यहाँ पर आपके सामने निकालना लाभ। लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो है एसपी माइनस सीपी करिए, एसपी माइनस सीपी करिए बटे सीपी कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। तो एसपी है आपका 0.6, सीपी है आपका 0.5, सीपी है आपका 0.5 और गुणे 100 कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 अपान 0.5 इंटू 100। पॉइंट हट जाएंगे तो 1/5 गुणे 100 हो जाएगा और ये निकल के आ जाएगा 20%। 20% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10 रुपये की 10% की छूट देता है। 400 रुपये उसका मूल्य है, तो 400 पे 10% की छूट दे रहा है। अगर छूट दे रहा है तो कम कर देगा 40 रुपये। 400 का 10% 40 रुपये हो गया, तो 360 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी। फिर कह रहा है कि इस पे 10% जीएसटी लगा देता है, तो 360 रुपये पे 10% के हिसाब से जीएसटी लगा दीजिए। जीएसटी लगेगा तो मूल्य बढ़ जाएगा। 360 का 10% कितना होता है, 36 रुपये होता है। तो 360 में 36 जोड़ दीजिए तो 396 आपका आंसर हो जाएगा। तो अंतिम मूल वस्तु का क्या हो जाएगा, 396 हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यानी कि 4 गुणे 7 28 वर्ष योग हो जाएगा इनका। और माँ की आयु को जोड़ देंगे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाएगा। ये 7 वर्ष पहले था, औसत आयु 7 वर्ष था, अभी कितना हो जा रहा है 6 वर्ष। 6 बढ़ के 4 गुणे 7 यहाँ पर 28 वर्ष हो गया पहले 4 बहनों का। उसके बाद जब माँ जुड़ जाती है उसमें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 7 से बढ़कर कितना हो गया, पहले 7 था अभी कितना हो गया 13 हो गया, यानी +6 बढ़ गया तो 13 हो गया। और यहाँ पे 4 लोग थे, यहाँ पे कितने लोग हैं, माँ को भी जोड़ दीजिए तो 5 लोग हो जाएंगे। तो 5 गुणे 13 योग निकाल लीजिए 65 हो जाएगा। माँ की आयु निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 65 में से 28 माइनस कर दीजिए, 37 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका 37 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत चुनिए। तो प्रथम 10 जो अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये संख्याएं आपके सामने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आप योग इनका जोड़ लीजिएगा। योग जब जोड़ेंगे तो ये आएंगे 129। 129 और 10 अभाज्य संख्या है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो इनका औसत आपको निकल आएगा। तो औसत के लिए हम क्या किए, 10 अभाज्य संख्याओं को जोड़ दिए, जोड़कर उनको 10 से, जितनी अभाज्य संख्याएं 10 हैं तो 10 से डिवाइड कर दिए तो औसत हमारा निकल आया। यह आ जाएगा 12.9। विकल्प में तो आपको दिया नहीं है तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। अगले प्रश्न पर आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितना है, तो आप कहेंगे 25 में से 14 कर दीजिए 11। और यहाँ पे कितना अंतर दिया गया 264, यानी दोनों अंतर तो बराबर ही होंगे ना, तो किसी भी रूप में होंगे अंतर तो बराबर ही होंगे। यहाँ 14:25 का है, यानी कि 11 का अंतर है। यहाँ 264 दिया गया तो 11 को 264 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट के लिए 264 को 11 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 24। तो 24 हो जाएगा 1 यूनिट का मान हो गया यहाँ पर। अब क्या करिए, संख्याएं निकालने के लिए क्या करिए, 14:25 थे तो 14 में 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 में 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 336 और दूसरी संख्या हो जाएगी 600। तो बड़ी संख्या है 600, छोटी संख्या है 336। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 336। अगला प्रश्न है, 4,000 रुपये पे 5% वार्षिक प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज की वृद्धि से 2% के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको 4,000 रुपये के हिसाब से 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज वृद्धि से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चुनना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक तो फार्मूला होता है, आप उससे लगा सकते हैं। अगर आप फार्मूले में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसा हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो 4,000 रुपये हैं, 4,000 रुपये का आपका 5% के हिसाब से निकालिए। तो 4,000 का अगर आप 10% करते हैं या 1% कर लीजिए तो 1% हो जाएगा 40 रुपये। तो 4,000 का 1% हो जाएगा 40, 5% का कितना हो जाएगा तो 40 गुणे 5 200 रुपये। इसका मतलब है कि पहले वर्ष कितना बढ़ोतरी हुआ 200 रुपये का, तो ये हो गया 4200। फिर दूसरे वर्ष अगर हम देखेंगे तो 4200 रुपये पे ही बढ़ेगा। अगर साधारण ब्याज होता तो 4,000 पे बढ़ता, लेकिन यहाँ चूंकि
चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यही फ़र्क होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि जो प्रीवियस अमाउंट रहेगा उस पर बढ़ेगा। तो 4200 का हम 5% देखेंगे, तो यहाँ पर 1% का मान 42 है, 5% का मान कितना हो जाएगा 210। तो 4200 में 210 जोड़ दीजिए, ये आपका कितना हो गया 4410। तो 4200 में 210 जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 4410। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो और वैसे जो अमाउंट था कितना था, तो ये 4000 था। तो 4410 में से 4000 माइनस कर दीजिए, या आप माइनस कर देंगे तो 410 आपको आंसर मिल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना निकल आया 410। बाकी डिटेल में इस तरीके से हम आपको जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो इस तरीके से आपको और भी डिटेल करेंगे, खासकर जिन अभ्यर्थियों को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ में आता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 410। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक वर्ग का परिमाप क्या हो सकता है, एक वर्ग का परिमाप क्या हो सकता है, तो एरिया मतलब साइड होते हैं ए, आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ग का भुजा होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। परिमाप जो होता है इसी का लेंथ होता है, जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए जोड़ दीजिए, ये कितने हो गए, 4 बार ए जुड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। और ये 4a क्या हो गया, इसी को हम परिमाप कहते हैं। किसका परिमाप, वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला कितना हो गया 4a हो गया। वृत्त का अगर परिधि की बात करें तो वृत्त का परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, तो ये होता है 2πr। तो सर्कमफेरेंस होता है 2πr, और हमारे पास जो है पेरीमीटर जो निकल के आया है या परिमाप निकल के आया है वर्ग का, वो कितना है 4a है। तो आपको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, तो उसको निकालने से पहले आपको क्या करना है, वर्ग का परिमाप आपने क्या निकालना है 4a, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का परिधि कितना है 2πr। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ पे a और r का मान निकाल लीजिए। तो 4a है यहाँ पर, तो a अपान r नीचे ले जाइए, और 2π, और ये 4 यहाँ नीचे चला जाएगा इस तरीके से। तो 4 नीचे चला गया, और यहाँ पर 2π जो है 2π यहाँ रह गया, r नीचे चला है। तो a/r का यहाँ पे हमें मान मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा π/2। तो a/r का मान यहाँ पर कितना आ गया π/2। इसको नोट कर लीजिएगा, a/r का मान कितना हो गया π/2। ये आपको क्लियर है। और यहाँ पे दिया गया प्रश्न में कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसीलिए हमने बराबर किया है। फिर यहाँ पे हमने a/r का मान निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल है और वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा यहाँ पर, तो πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr², वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है a²। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो अब यहाँ पर पाई को अलग कर दीजिए, r² अपान a² को अलग कर दीजिए, फिर पाई यहाँ पे हो गया r²/a²। अभी आपने पीछे जो मान निकाला था r/a का जो मान आपने निकाला था वो क्या निकाला था, तो r/a का जो मान आया था वो आया था 2/π, या a/r का मान कितना आया था π/2। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। r²/a² निकालना है, तो r/a का मान 2/π है, या a/r हमने निकाला था π/2, कोई भी किसी तरीके से भी रख दीजिए। तो r/a का मान यहाँ पर 2/π है, तो क्या करेंगे हम 2/π का स्क्वायर, तो 2/π का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, पाई और 2 का स्क्वायर हो जाएगा और पाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। और ये 4/π, ऊपर 4 नीचे पाई आ गया, 4/π हमें मिल गया। 4/π को क्या कर देंगे, 4/22/7 कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 7/22, 28/22 हो गया। इसको और शॉर्ट कर लीजिए, तो 28 का आधा 14 हो जाएगा और 22 का आधा 11 हो जाएगा, तो 14/11 आपका ये रेशियो मिल गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 14:11। अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाता है, 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आपको बताना है। चूंकि आपको एक ही बार की जो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है यहाँ पर अगर हम बात करें तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले परिधि पता होनी चाहिए। परिधि है कितनी है, तो इसने 2200 मीटर की दौड़ लगाई है और 7 पूरे चक्कर पूरे किए हैं। तो 2200 मीटर यहाँ आपको दे दिया गया कि पूरे 7 चक्कर का जो है वो 2200 मीटर है। तो यहाँ पर अगर हमें एक परिधि निकालना हो, यहाँ पर वृत्ताकार पथ की परिधि निकालना हो, तो 2200 को क्या कर दीजिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। 2200 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एक साइड की एक बार की हमारे पास यहाँ पर परिधि हो गई। तो वृत्ताकार पथ की परिधि हो गई 22/7।
अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है, 2πr है और हमें अभी क्या निकालना है, 2200/7, 2200/7। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और इंटू आर, और ये बराबर कितना हो गया, तो ये है, इसको हम हटा दे रहे हैं 2200/7 इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखेंगे 22/7 22/7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 100 बचेगा, याद रखिएगा। तो ये 2 r बराबर इधर 100 बचा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 100/2, और ये हो जाएगा 50। तो 50 मीटर आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसको आपको रख सकने वाले अधिकतम लंबाई क्या होगा। जो यहाँ पर एक खंबा है जिसको लगाया जाए, तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला होता है घनाभ के लिए, घनाभ का फार्मूला होता है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ के विकर्ण का जो फार्मूला होता है वही आपको यहाँ पर लगाना है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है L² + B² + H²। ये फार्मूला याद रखिएगा, L² + B² + H²। यहाँ पर हम क्या करेंगे, L का मान 12 का स्क्वायर, B का मान 9 का स्क्वायर, H का मान 8 का स्क्वायर, 144, 81 और 64, ये तीनों जोड़ दीजिएगा तो आपको 289 मिल जाएंगे। और 289 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 17 का है, तो यहाँ पे आपको आंसर 17 मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से भाग हो जाती हैं। तो चूंकि कम रेंज दिया गया है, अगर मान लीजिए 1100 से 900 के बीच में पूछा होता तो आप AP का फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन चूंकि 11 से 90 के बीच में दिया गया तो आप ऐसे ही काउंट कर लीजिए, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, 5 बल्ले और 18 गेंद की कीमत 6500 रुपये है, 2 बल्ले और 20 गेंद की कीमत 4200 रुपये है, एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 850 और 125 रुपये। सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको 5x, 5 बल्ला है तो x मान लीजिए, गेंद को y मान लीजिए, तो 5x + 18y 6500 रुपये, 2 बल्ला 2x, 20 गेंद 20y, और ये बराबर 4200। यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो x + 10y हो जाएगा बराबर 2100 हो जाएगा, x + 10y बराबर 2100 हो जाएगा, और 5x + 18y बराबर 6500 हो जाएगा। अब क्या करिए कि दोनों इक्वेशन को बराबर करना होगा, तो सबसे साधारण मतलब जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कि x को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन को 5 से वापस से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5x हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 5x + 50y, 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो 5x + 50y 10,500 हो जाएगा। और पिछला जो इक्वेशन था ये वाला कितना था, 5x + 18y बराबर 6500। सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस है यहाँ तो माइनस और प्लस कट जाएगा, 50 में से 18 गया 32y, और ये आपका हो जाएगा 4000। सॉल्व कर लीजिएगा तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा 125, y का मान 4000/32 यानी कि 125, y का मान 125 आ गया। और जो y का मान है आपको कहाँ रख देना, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। यही इक्वेशन था x + 10y, 2x + 20y था, तो x + 10y किया था हमने, और 2100 शॉर्ट किया था इसको 2 से डिवाइड करके, इसी में रख दीजिएगा। तो x का जो मान होगा वो 2100 - 10y, 10y और y कितना है तो 125, तो ये हो जाएगा 10 × 125, तो 10 × 125 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 2100 - 1250, और ये घटा लीजिएगा तो 850 आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर है 850 और 125 रुपये। अगला प्रश्न है, अगर किसी त्रिभुज में AB 16 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, AC 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया गया है, आपको हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट बता रखे हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि 2 साइड का जो स्क्वायर होता है संयुक्त रूप से वो तीसरे साइड के बराबर होता है, इस तरीके से होता है। तो आप देखिए कि क्या ऐसा कोई 2 साइड है जो जिसका योग स्क्वायर का योग करे और वो तीसरे साइड के बराबर है। तो आप देखेंगे कि 12 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर ये 20 के स्क्वायर के बराबर है, इस हिसाब से देख सकते हैं। और साथ में 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का होता है 256, 20 का हो गया 400, और ये दोनों जोड़ लीजिएगा तो 400 400 बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। और पाइथागोरस तिर्यक या पाइथागोरस ट्रिपलेट होता किसके लिए, तो इस समकोण के लिए होता है। इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री वाला एंगल है, समकोण है, राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उम्मीदवार को मतदान के दौरान 35% वोट मिले। 35% आप यहाँ पे निकाल लीजिए। 35% का मतलब क्या हो गया कि 35% जो है यहाँ पर
आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 उम्मीदवार हैं और 35% वोट मिले। अगर इसको 35% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, आप कहेंगे 65% मिले होंगे, 65% मिले होंगे, और वो अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोट से हार गया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इनका परसेंटेज, वोट का परसेंट का कितना परसेंट का डिफरेंस है, तो आप देखेंगे 65 में से 35 गया 30, कितने का है 30% का। और ये कितने वोट से हार गया है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, जितना वोट से हारा है, तो दोनों डिफरेंस आपस में बराबर कर दीजिए। तो 30% बराबर कितना हो गया 2250। 1% का मान यहाँ पर आप निकाल लीजिए, तो 1% का मान आ जाएगा आपको 2250/30, तो ये हो जाएगा 75। 1% का मान आपको आ गया 75, और आपको पूछा कि मतदान में कुल कितने वोट पड़े, तो कुल कितने वोट पड़े, तो 35 और 65 100% वोट पड़े होंगे। 2 ही उम्मीदवार हैं, बीच में कुछ वोट गलत भी नहीं हुए, सारे वोट माने गए हैं सही, तो 100% यहाँ पे आप निकाल लीजिए। 1% का मान 75 है, 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 75 × 100 कर दीजिए, 7500 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे, वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने के लिए आपको पहले यहाँ पर 1657 है, इसमें से आप 6 माइनस कर दीजिए, तभी आपको संख्या मिलेगी। तो 1651 हो गया, और साथ में 2037 में 5 माइनस कर दीजिए क्रमशः, तो 6 घटा दीजिए 1657 में, 5 घटा दीजिए 2037 में, तो ये हो गया 2032। अब 2032 और 1651 का एचसीएफ निकाल लीजिए, और वही आपका आंसर हो जाएगा, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 2032 और यहाँ पर 1657, एक तरीका यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 1651, तो 1651 है यहाँ पर, तो 1651 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 2032 से, तो ये एक बार जाएगा, 1651 हो जाएगा, 381 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा। फिर यहाँ पर हम जो ये संख्या है 16 से 51 यहाँ पर लिखेंगे, ये तरीका है। 16 से 51 यहाँ लिखेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 1524 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 127। फिर ये 381 है, यहाँ लिखिए, और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 381। और जब यहाँ 0 आ जाएगा तब आपको रुक जाना है, और जो जब 0 आ जाए और ये जो होगा यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तरीका होता है, बाकी डिटेल में आपको क्लास में हम करा देंगे, मैथ की बेसिक क्लास में। तो 127 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर 4 5 3 9 5 हो, तो उसी कोड में अबाइड के स्थान पर क्या होगा, तो सिंपली आपको संख्या लिखनी है। ए का मान कितना होता है, 1 होता है, बी का मान 2 होता है, आई का मान 9 होता है, डी का मान 4, ई का मान 5, तो 129 हो जाएगा आंसर आपका। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। आसान प्रश्न था, टेस्ट 1 था, तो इसलिए थोड़ा प्रश्न का जो लेवल है आपको थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा। पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना बनेगा, तो हमने इसका आपको फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, h × 30 - 5.5 मिनट। तो h का मतलब है घंटे का, घंटा कितना 4 घंटा है, तो 4 × 30 कर दीजिए, और मिनट कितना है, तो मिनट है 30, 4:30 तो 5 × 5 × 30 कर दीजिए, 5.5 × 30 कर दीजिए, ये हो गया 120। और ये ध्यान रखिए हमेशा डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस, ये माइनस का साइन नहीं होता, एक्चुअली में डिफरेंस होता है, जो बड़ी संख्या होगी उसी से हम छोटी को घटा देंगे। तो 120 डिफरेंस है यहाँ पे आपका जो है 165, और 165 में से बड़े से छोटे को घटाना आपको, तो 165 में से 120 घटाएगा तो हो जाएगा 45। तो 45% आपका यहाँ पर 45 डिग्री आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये कोई माइनस का साइन नहीं था, किसका साइन था, ये साइन था डिफरेंस का। और डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ये साइड बड़ा होता है तो हम बड़े यहाँ से इधर घटा दिए, लेकिन कई बार ये साइड भी बड़ा हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना, जो बड़ा होगा बड़े से छोटा घटा देना। यहाँ कभी भी प्लस माइनस वाला खेल नहीं होता कि माइनस में डिग्री आएगा, वो जैसे भी आएगा वो मतलब प्लस में ही माना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी का आंसर है 45 डिग्री। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, 24 बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ पर 26 बढ़ा दीजिए, फिर 28 बढ़ा दीजिए, 30 बढ़ा दीजिए, 32 बढ़ा दीजिए। तो 156 में जब 26 बढ़ा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 182। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 182। अगला प्रश्न आपका, अनुक्रम 1 2 5 677 में लुप्त संख्या बताइए। तो 1 का स्क्वायर किया गया, 1 जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर करिए, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का स्क्वायर करिए, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 26 हो गया। आपका आंसर 26 हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करना था, 26 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। 26 का स्क्वायर होता है 676 और प्लस 1 677 होता है। ये आपका बन गया पूरा। तो 5 के बाद क्या आया होगा, 26 आया होगा। अगला प्रश्न आपका, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं।
तो यहाँ पर मदन के भाई, पहले मदन बनाइए, मदन है, मदन है और मदन के भाई हैं, तो बी से हमने डिनोट कर दिया कि मदन के भाई हैं, और भाई के अंकल, तो मदन के भाई के अंकल, तो मदन के भाई के अंकल किस सीरीज में जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमने यू से डिनोट कर दिया है, अंकल हो गए। और ये जो अंकल है करण के पिता के भाई, तो करण है यहाँ पे, मान लीजिए करण है, करण के पिताजी हो गए, फादर साहब हो गए, और ये दोनों आपस में क्या भाई हैं। तो यहाँ पे पूछा गया मदन और करण में, मदन और करण में क्या रिलेशन होगा, तो मदन और करण क्या है, ये भाई हैं आपस में, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आखिरी प्रश्न है, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। तो डायरी से अगर हम बात करें, जब आपसे पूछा जाएगा कितने अर्थ हो या ना हो, तो कितने यहाँ पे जो है लेटर्स हैं, तो 5 हैं, तो 5 फैक्टोरियल का फार्मूला लगा दीजिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितना यहाँ पर लिखा गया है आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, कम करते हुए। 5 से कम 4 हो जाएगा, 4 से कम 3 हो जाएगा, 3 से कम 2 हो जाएगा, 2 से कम 1 हो जाएगा। अब 1 के बाद तो कुछ आता नहीं है, और इनको आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, अब ये 5 शब्द थे, 5 लेटर थे, तो 5 हमने लिया। और 5 फैक्टोरियल को कैसे निकाला जाता है, तो फैक्टोरियल में हम 5 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 3, 1 तक जाएंगे, और ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 चौकी 20, 3 60, दुना 120 गुणे 1, 120 गुणे 1, 120 आपका हो जाएगा। जब सारे वर्ड पूछेंगे तब 120 हो जाएगा। अगर कहीं पूछता कि रिपीटेड नहीं काउंट करने, तब वहाँ पे आंसर आपका चेंज हो जाता। तो ये आपके प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए। कमेंट कीजिएगा आपकी क्लास कैसी लगी, और साथ में आप जो है 2 मार्च के पेपर के लिए रेडी हैं क्या, आप बताइएगा। 2 मार्च आपको बढ़िया पेपर कराया जाएगा, लैंग्वेज प्लस जीएस के आपको पेपर रहेंगे पूरे। और साथ में 23 फरवरी, ध्यान रखिएगा 23 फरवरी को भी पीआरटी वालों को टेस्ट देना है, तो 23 फरवरी संडे को भी पीआरटी वालों को टेस्ट देना है। इसके बारे में हम दोबारा से भी आपको बता देंगे, समझा देंगे कैसे आप पीआरटी वाले 23 फरवरी वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।